Right. Today we are going to have a discussion over a great poem, A Thing of Beauty, right, by John Keats. Right. So I think that before knowing or before going through the poem, it's necessary to go through the poet, right? To have a better understanding, right? We need to know about the poet. So, John Keats is a poet, right? You know, he was born on 31st October in 1795 and died on 23rd February 1821. He was an English romantic poet. He was one of the main figures of the second generation of romantic poets. हाँ, हम इस तरह से कह सकते हैं कि उनका नाम आप लॉर्ड बायरन और पीबी शैली के साथ ले सकते हैं। ये सभी रोमांटिक जॉन कीट्स ने अपने थोड़े से ही लाइफ पीरियड में बहुत ग्रेट वर्क किया। वो 26 ईयर के जब थे तभी एट दैट टाइम ही डाइड। So despite his work having been in publication for only 4 years before his death, so in this way we can understand his greatness. In a very short time duration, right, he became highly popular. So his poems were not generally well received by critics at the time when he was alive. So the poetry of Keats, you know that, so by the end of 19th century, he had become one of the most beloved of all English poets, right? And he had an important influence on a diverse range of poets and writers. तो इस तरीके से जो आपके जॉन कीट्स की पोएम है वो एक्चुअली सेंसुअल इमेजरी के लिए जानी जाती हैं और वो एज ए रोमांटिक पोइट तो जाने ही जाते हैं। हाँ, जो एक तरह की सेंसुरी इमेजरी जनरेट करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने अभी जाना पोइट के बारे में। अब ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी। So you know very well that he was a British poet, and he published his first epic poem, Endymion. You know, Endymion is a romantic, you can say, epilogue, or yeah. So Endymion is epic poem. It's a narrative about the relationship between a goddess and her human lover. इसमें स्टोरी है, इस तरह से अभी हम इसको एलाबोरेट करते हैं। तो जो इन्होंने ये लिखा था, जिसे आप कहते हैं इपिक। इपिक का मतलब ही होता है लॉन्ग पोएम। जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें संस्कृत या हिंदी, मतलब इंडिया की बात करें, तो यहाँ महाभारत, ये रामायण, ये आपके एपिक हैं। ये लॉन्ग पोएम हैं, एक्चुअली वर्ष में हैं, ये प्रोज में नहीं है, राइट। तो आपका जो एंडेमिया है ये भी एक लॉन्ग पोएम है, और इसमें जो है जो ग्रीक मिथ है, मिथ का मतलब ये है कि जैसा स्टोरी में लिखा है उसमें कोई फैक्ट नहीं है, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए ऐसा है, उसे हम मिथ कहते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो पौराणिक कथाएं भी हम कहते हैं इसी से। सो इसमें एक तरह का एक रोमांस है, एक रोमांटिक स्टोरी है, एक सेफर्ड की है, जो एक मून गॉडेस, कहीं सेलेना नाम दिया गया है, सिंथिया कहीं डायना का भी नाम दिया गया, इस तरह से। तो उससे लव करने लगता है, राइट। और उसी का जो आपका थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो आपके इस
आपके सिलेबस में है, इसमें उसका कुछ पार्ट रखा गया है। तो ये एक तरह का एक्सट्रैक्ट है जिसे हम कह सकते हैं, जो आपके सिलेबस में है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी टॉक्स ऑफ हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स give us pleasure and alleviate suffering and sorrow. The epic poem Endymion begins famously with the line, "A thing of beauty is a joy forever." तो अब "A thing of beauty is a joy forever" अभी हम आगे बढ़ते हैं तो इसको एलाबोरेट करते हैं। "A thing of beauty is a joy forever" मतलब जो एक ब्यूटीफुल थिंग है वो हमेशा जॉय देती है दूसरे को, हैप्पीनेस देती है, दूसरे को खुश करती है, और फॉर एवर, ऑल द टाइम। ओके, सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and sleep. तो यहाँ पे जो पोएट कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं या राइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें ये ऑल द टाइम फॉर एवर इसकी वैल्यू रहती है, राइट। और ये कभी फेड नहीं होती है, मतलब ठीक है, इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है, ये हमेशा सुखद होती है, राइट। सो इन दिस वे आई कैन से द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, इट नेवर फेड्स अवे, रैदर इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम बढ़ गया है तो ये इसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाए, एंड अप हो जाए, नहीं, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, राइट। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड द स्लीप। अब आप कहेंगे कि ये बावर क्या है, तो ये बावर ये होता है जो आपकी ट्रीज़ हैं, जो हमें शेल्टर देते हैं, जो हमें छाया देते हैं, सैडी जो ट्री हैं, मतलब जो हमें सीड देते हैं, जहाँ पे लोग समर में जिसके नीचे कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसके नीचे वो सो जाते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पोएट सेज कि ब्यूटी इज़ दैट नेवर गोज़ अप विद द पासिंग ऑफ टाइम, its value increases day by day, right? So for the poet, beauty is like a beautiful shady tree, right, under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health, right? So full of sweet dreams and health and quiet breathing. So in this way, right, creatures enjoy the shelter of सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्यूटी है या ब्यूटीफुल थिंग है वो पेड़ की छाया की तरह होती है, पेड़ की छाया की तरह सुखद, लोगों को रिलैक्स देने वाली, full of sweet dreams and health and quiet breathing, right? Therefore on every maru we are breathing. तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करने के पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देखिए पोएट ने कुछ फोर्सफुली सब में राइम जनरेट किया है यहाँ पर। तो कई बार एक सेंटेंस को दूसरी लाइन में ही ले गए, हैंड अप किया है, एक लाइन में हैंड अप नहीं किया है राइम जनरेट करने के लिए। देखिए यहाँ पर कीप है, स्लीप है, और देखिए इसको बोल्ड भी कर दिया गया है, और अगले में आपका ब्रीथिंग है, रीथिंग है।
तो यहाँ पर जो अभी आपको दिख रहा है तो वो ए और अभी आपका ए बी आया। देखिए जो पैटर्न, जैसे ये आपका एक पैटर्न हो गया कीप स्लीप, अब पैटर्न चेंज हुआ ब्रीथिंग ब्रीथिंग, तो ये ए हो गया और ये ब्रीथिंग ब्रीथिंग बी हो गया। तो हम आगे भी क्लियर करेंगे जब कुछ लाइंस आती हैं, ठीक है, वहाँ पर हम क्लियर करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए मेटाफर का यूज़ हुआ है। मेटाफर की हम बात करते हैं। देखिए हम यहाँ बात करते हैं बावर क्वाइट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मेटाफर यूज़ हुआ है, राइट। हाँ, या इसमें क्या है कि कंपैरिजन है, या आप कह सकते हैं कि जो कामनेस है, जो एक बावर की एक सेडी ट्री की, उसे ब्यूटीफुल थिंग से कंपेयर किया गया है कि मतलब ब्यूटीफुल थिंग एक पेड़ की छाया की तरह सुखद होती हैं, आनंददायक होती हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बात की। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जैसे आपका एक ट्री की छाया हेल्थफुल होती है, उसमें हम वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, ड्रीम देख सकते हैं, तो उसी तरीके से जो थिंग ऑफ ब्यूटी है या ब्यूटीफुल थिंग होती हैं, उसी तरह की होती हैं, उस तरह का ही हमें आनंद देने वाली होती हैं। सो देयर फोर ऑन एवरी मारो आर वी रीथिंग। तो कहते हैं यहाँ पे पोएट कहते हैं कि देयर फोर ऑन एवरी मीन्स एवरी नेक्स्ट डे, या just we feel attached, means we feel attached with the earthly things, right? So रीथिंग का मतलब है एक तरह का आप कह सकते हैं कि इनसर्कलिंग, है। Wreathing a flowery band us to the earth, in spite, पोएट कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल थिंग की वजह से ही है, राइट, जिससे हम अर्थ से एक तरह का अटैच फील करते हैं, एंड एवरी नेक्स्ट डे हम अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, राइट। और कब, तो एक तरह से जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें अटैच करती हैं, हमें जोड़े रखती हैं अर्थ से, ठीक है, हमें अपने सराउंडिंग से, राइट, एक सूत्र होती हैं आप कह सकते हैं बंधन का। क्यों? इंस्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि दैट एवरी डे it is the beauty which fills us with the spirit to live, right? It is the beauty which builds the desire in us to live, though there are sad moments and you know that bad tempered, or you can say cruel people around us, right? So there are many other things which can be the cause of disappointment. पोएट कहते हैं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक तरह का हमारे लिए दुख का कारण है, जिससे हम अपने आप को अपनी सराउंडिंग से अटैच फील नहीं कर सकते। मतलब हमें निराशा होगी इस अर्थ में, हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन बट बिकॉज ऑफ दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, राइट, वी फील अटैच्ड। मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत सी नेगेटिविटी है, बट बिकॉज ऑफ
a thing of beauty or beautiful things, we feel attached and we feel happy. So poet says here, okay, and that without beauty the earth will be full of, I think that disappointment, sad and gloomy. So it is the beauty which is created by God which help us to remove the sadness from our hearts. Okay, next thing will be in the next part.